नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम देश की एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें देश का कृषि ऋषि कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की, जो देश के कृषि ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। बैंक की ग्रेड 1 जॉब छोड़कर हर्बल खेती की तरफ रुख किया, कड़ी मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई, देश का पहला ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हर्बल फार्म बनाया। हर्बल खेती से नए नए प्रयोग कर उन्होंने जता दिया कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया के सामने मिसाल बने। और यही वजह रही कि संयुक्त राष्ट्र रेड डेटा बुक ऑफ शामिल 400 से अधिक प्रजातियों की जड़ी बूटियों को उगाने में महारत हासिल की है। हिंदुस्तान के कृषि ऋषि के खाते में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने मिट्टी से अंकुरित संपन्नता के अंकुरण को पहचाना और खेती के कई मॉडल विकसित करने में सफलता भी हासिल की। आज लाखों की संख्या में देश भर के नए कृषि उद्यमी उनके बनाए हुए मॉडल्स का अनुसरण कर रहे हैं। तो चलिए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से बातचीत भी करेंगे। गाड़ी के साथ फोटो लगाए, ये तस्वीर उस शख्स की है जिसने खेती को अपना हथियार बनाया। न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आज वो मिसाल बन गए हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि खेती भी अगर ढंग से सोच समझ कर की जाए तो सफलता कदम चूमेगी। लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी इतनी भी आसान नहीं है। संपन्नता की इस तस्वीर के पीछे मेहनत की एक लंबी दास्तां है। तो चलिए आपको उस शख्स से मिलाते हैं जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। नाम है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, जिन्होंने जैविक खेती को एक अलग पहचान दी। राजाराम त्रिपाठी की जिंदगी बैंक की नौकरी से चल रही थी, लेकिन उनका मन इसमें लगा नहीं और खेती में कुछ नया करने की ठान। मैंने कई नौकरियां की और छोड़ी। पहले मैं एडीओ में लगा, फिर मैं शिक्षक भी हुआ, गणित का शिक्षक हुआ। बाद में मैं कॉलेज के संविदा प्रोफेसर में भी मेरी नौकरी लगी और इसके बाद मैं बैंक का पीओ हुआ, अधिकारी हुआ। तो जब मैं बैंक में गया और मैंने देखा कि वसूली का काम मुझे दिया गया है और गांव की बैंक थी और ज़्यादातर उसमें डिफाल्टर किसान थे, अधिकतम किसान। और किसान जो डिफाल्टर थे उनमें 70% लोग ट्रैक्टर के किसान थे। तभी मैंने देखने की कोशिश की कि ये सारे किसान जो हैं, ट्रैक्टर जो ऋण लेते हैं, ये वास्तव में बहुत ही ईमानदार और अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या कारण है कि कर्जा नहीं पटा पा रहे हैं और क्यों डिफाल्ट हो रहे हैं, क्यों एनपीए हो रहा है। तब मैंने खेती का इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया और पाया अधिकांश खेती घाटे का सौदा है। आज वो सफलता की उन ऊंचाइयों पर है जिसको पाने की कल्पना हर शख्स की होती है, लेकिन इसके लिए अथक प्रयास और मेहनत की जरूरत होती है। आज डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी 20,000 से ज्यादा किसानों के लिए मसीहा बने हुए हैं। और हम किसान एक समूह बना के एक साथ बड़ी क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में मार्केट करें और अपने वादे पे खरे उतरें, तो मार्केटिंग की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। राजाराम त्रिपाठी आज परिचय के मोहताज नहीं है। देश ही नहीं, दुनिया ने उनका लोहा माना है। जैविक हर्बल खेती में विशेष योगदान के लिए वो बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अर्थ हीरो पुरस्कार और भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
दरअसल अपने औषधीय उत्पादों को अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों में वो निर्यात भी करते हैं। ये मैंने बांस लगाया, काजू लगाया और नारियल लगाया, हर्बल की खेती की, एरोमेटिक प्लांट्स लगाया, एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाई और एक ऐसे इक्वेशन, एक ऐसी खेती जिसमें लागत कम से कम हो और हर साल लागत न लगे और फायदा अधिकतम हो, इस खेती की तलाश में रहा, जो आज आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उच्च लाभदायक बहुस्तरीय खेती। राजाराम त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ के उस बस्तर जिले के कोड़ा गांव में अपने को स्थापित किया, जहां नक्सलियों का बोलबाला है, जहां घने जंगलों में नक्सलवाद फल फूल रहा है और सैकड़ों परिवार इस नक्सलवाद के शिकार हो गए या फिर प्रभावित। बावजूद इसके बिना डर और भय के डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने यहीं पर अपना केंद्र बनाया। वो औषधीय फसलों की खेती कर सैकड़ों आदिवासी परिवारों की जिंदगी बदल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टी, काली मिर्च, नीचे सफ़ेद मूंगफली, स्टेविया, हल्दी, ये सब मिश्रित खेती और जिसमें कि खाद न लगे, दवाई न लगे और हर साल बीज न खरीदना पड़े, ट्रैक्टर का खर्चा ना हो, मजदूरी और श्रम बहुत कम उसमें लगे और ज़मीन भी उपजाऊ हो, ज़मीन की क्षमता अच्छी बनी रहे, इस तरह की खेती हम आज कर पा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता की शिखर पर पहुंचने वालों की शुरुआत अक्सर असफलता से होती है और डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी भी इससे अछूते नहीं रहे। बैंक की नौकरी छोड़कर खेती की तरफ रुख करने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को पहली कोशिश में असफलता हाथ लगी। राजाराम जी ने खेती की शुरुआत विदेशी सब्जियों की खेती से की, वो सब्जियां जो बड़े बड़े होटलों में बिकती थी, लेकिन इसमें उन्हें काफी नुकसान हुआ। खेती का अनुभव अच्छा था, उत्पादन भी अच्छा हुआ, लेकिन बाजार में हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा। पारंपरिक खेती में नुकसान होने पर राजाराम जी ने औषधीय खेती की तरफ रुख किया। उन्होंने सबसे पहले 25 एकड़ जमीन पर सफेद मूसली की खेती की। इसमें उनको काफी मुनाफा हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी खेती का दायरा बढ़ाया और ज्यादा कृषि भूमि पर सफेद मूसली के अलावा स्टीविया, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, कालीहारी और सर्पगंधा जैसी जड़ी बूटियों की भी खेती शुरू कर दी। खेती के अलग अलग तरीकों को जानने और कृषि आधारित सेमिनारों में भाग लेने के लिए डॉक्टर त्रिपाठी अब तक 22 देशों की यात्रा कर चुके हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, ज्योतिषमती है, सफेद मूसली की एक वैरायटी है, हिरन तूतिया है, सर्पगंधा है और पेड़ों पे आप देखिएगा काली मिर्च, गिलोय, गुड़मार चढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पद्धति अपनाई है कि जिस तरह से प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर लताएं चढ़ती थी और उनके नीचे झाड़ियाँ होती थी और उनके नीचे कंद वाली फसल में राजाराम जी ने किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता था। ऐसे में राजाराम त्रिपाठी जी ने किसानों का संगठन बनाया। इस संगठन से हजारों किसान जुड़ गए। डॉक्टर त्रिपाठी ने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की। आज इस फेडरेशन से देश भर के 22,000 किसान जुड़े हुए हैं। शुरू में काफी दिक्कत आई, बाद में हम सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़े, एक्सपोर्टर से जुड़े और धीरे धीरे हमने किसानों का समूह बनाया। हमने देखा कि बल्क क्वांटिटी हो और होमोजीनस क्वांटिटी हो और क्वालिटी को हम मेंटेन करें और जो हम वादे करें उसके खरे उतरें। तो ये सारी चीज़ें अगर हों और हम किसान एक समूह बना के एक साथ बड़ी क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में मार्केट करें और अपने वादे पे खरे उतरें, तो मार्केटिंग की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने मां दंतेश्वरी हर्बल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी भी बनाई है। इस कंपनी से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 350 परिवारों के 22,000 लोगों को रोजगार मिला है। मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप आदिवासी क्षेत्रों के मुश्किल हालातों में काम करते हुए
कई तरह के हर्बल फूड सप्लीमेंट्स का उत्पादन और मार्केटिंग साथ ही सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मदद से करता है। ऐसे में राजाराम त्रिपाठी के अथक प्रयास से भारत आज औषधीय पौधों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। देखिए, वनौषधियों की खेती हो रही है और ज़्यादातर वही वनौषधियाँ हैं जो वर्तमान में विलुप्त प्राय हैं या रेड डाटा बुक में खतरे में हैं, जिनका अस्तित्व। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन इनके बाबा बस्तर में जाकर बस गए थे। ऐसे में बाबा ने खेती का जो रास्ता परिवार को दिखाया, उसी रास्ते पर आज राजाराम त्रिपाठी भी चल पड़े। लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं है। बावजूद इसके इस पथ से वो कभी नहीं भटके। आज सफलता की ऊंचाइयों पर है, लेकिन इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। यही वजह है कि आज डॉक्टर त्रिपाठी 20,000 से अधिक आदिवासी श्रमिकों और किसानों के अन्नदाता बन गए। लगभग 2,000 लोग उनके हर्बल काम से रोजगार के तौर पर जुड़े। इतना ही नहीं, 25 एकड़ से शुरू हुआ उनकी हर्बल खेती का रकबा आज 1100 एकड़ पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हाँ, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने खेती को नए आयाम दिए और अगर देखा जाए तो बस्तर में कई आदिवासी परिवार जिसके लिए सही मायनों में वो राजाराम ही है। मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर के संस्थापक है, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी संस्थापक है। और सीधे रुख करते हैं डॉक्टर राजाराम का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस में। जी नमस्कार डॉक्टर राजाराम जी, इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह से आपने आदिवासी परिवारों के लिए काम किया, जिस तरह से आपने खेती को नए आयाम दिए, वो सच में काबिले तारीफ है। सबसे पहले आपको आपकी सारी उपलब्धियों के लिए ढेर सारी बधाइयां। लेकिन एक बात बताइए, आज जब खेती एक तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान के लिए सेकेंडरी चीज हो गई है, ऐसे में आपने बैंक की आरामदायक नौकरी छोड़ी, खेती का रुख किया, कोई खास कारण या सिर्फ पापा यानी कि आपके पिताजी उनसे प्रेरणा मिली? देखिए, खेती क्योंकि बचपन से परिवार में हम करते रहे, कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन खेती की ओर रुख करने का कारण पारिवारिक व्यवसाय होना नहीं था। जब मैं बैंक में गया और मैंने देखा कि हमारे खेती का जो अर्थशास्त्र है, उसमें अगर जमीन का किराया जोड़ दें और किसान अपनी मजदूरी, परिवार की मजदूरी को जोड़े, तो ज्यादातर खेती आज के हालात में घाटे का सौदा बन गया है। जी। और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये हालात हम नहीं सुधारेंगे और खेती घाटे का सौदा बनी रहेगी, तो एक खेती की ओर से जो विमुख हो रहे हैं युवा, वो रफ्तार और बढ़ेगी। और इस देश में मुझे लगता है कि जो करीब 54 करोड़ युवा हैं, इनको रोजगार केवल खेती ही दे सकती है। जी। लेकिन ये युवा तभी आएंगे जब खेती फायदे का धंधा बने। तो मैं खेती को एक लाभदायक उपक्रम, लाभदायक उद्यम बनाने की कोशिश के लिए ही नौकरी छोड़कर इसमें आया। ये कोई 5 अंक, 7 अंक, 8 अंक तक फायदा बढ़ाना उद्देश्य मात्र नहीं था मेरा। जी जी। तो किस तरह से, मतलब वो फॉर्मूला कौन सा है जिसके चलते आपने खेती का जो एक घाटे का सौदा होता है इसे फायदे में तब्दील कर दिया, ताकि लोग उससे भी सीखे और जो युवा पीढ़ी है जो कि खेती का महत्व भी ठीक से नहीं समझ पाती है, वो आपके इस फॉर्मूले से समझे कि आखिर खेती से किस हद तक फायदा हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला था वो? देखिए, एक फार्मूला नहीं है ये। हम सब इस चीज को जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और ये खेती को लाभदायक बनाने के लिए कई स्तरों पे काम किया। पहले तो जो मेरी एक संपर्क शायद कट गया है जी। तो पहली बात ये थी कि हम लोगों की जोत सीमा जो है, जी, लैंड होल्डिंग बहुत कम है। जी। तो
जितनी जमीन कम होते जाती है, लाभदायकता उतनी कम होती जाती है जी। तो इसके लिए 2 स्तर पे काम किया। एक तो छोटे छोटे किसानों को जोड़ के हम लोगों ने समूह बनाया। बिल्कुल। दूसरा, हमने बहुस्तरीय खेती की ओर बढ़ी। आज 1 एकड़ में पेड़ों पर काली मिर्च चढ़ाए हैं जो 40 फीट की ऊंचाई तक उत्पादन देती है। तो ये ऐसे समझे कि हमने 1 एकड़ को 40 एकड़ में बदला है। हमने वर्टिकल खेती की, हमने हवा का भी उपयोग किया। तो 1 एकड़ जमीन को 40 एकड़ 30 एकड़ बदलने में कोशिश की। फिर हमने अंतर्वर्ती फसलें ली। हमने एक ही खेत में पेड़ भी लगाए, झाड़ियां भी लगाई, लताएं भी लगाई और पेड़ों के बीच में अन्य लाभदायक फसलें भी की। तो ये जब हम अपने रिस्क को 3-4 जगह बांट दिए तो हमारी आमदनी बढ़ी। फिर हमने गुणवत्ता पे ध्यान दिया कि ऑर्गेनिक हो, रासायनिक दवाइयां और खाद से मुक्त खेती हो, और ये केवल बोलने के लिए ऑर्गेनिक ना हो, वास्तव में गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ये जो हम लोगों ने इसे पकड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हमने लिए, जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय अगर कहीं पर इसको टेस्ट किया जाए तो जैसे कि हम दावा करते हैं कि आप हमारे सर्टिफिकेट पे यकीन न करिए, विश्व के किसी भी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आप इसे ले जाएं और आप इसकी जांच कर लें। हमें कोई आपत्ति नहीं है जी कि आप बेझिझक इसकी जांच करें। और गुणवत्ता एक ऐसी चीज है जो देर सवेर लोगों के सिर चढ़ के बोलती है। तो सहकारिता, नवाचार यानी नए नए प्रयोग, हमने जो सीखा गलती कर करके सीखा। कोई स्कूल या प्रयोगशाला में इसकी कोई कोर्स हमें नहीं सिखाई जाती थी। और गुणवत्ता, ईमानदारी, जो कि हर धंधे का पहला, मेरा मानना है सफलता का पहला मूल मंत्र है। अपने वादों पे खरे उतरना, व्यापार में ये चीजें मायने रखती है। तो हमने जो इथिक्स है उन्हें पकड़ा और जैविक खेती करने के लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमारी जो परंपरागत पद्धति थी खेती की, वो विशुद्ध जैविक खेती, और हमने ज्यादातर उनको अपनाया। और विश्व में जो नई नई तकनीकें आ रही हैं उनसे भी हमने परहेज नहीं किया। और एक चीज ये किया कि कुछ भी उगाने के पहले उसका मार्केट सुनिश्चित किया। उगा के अगर किसान कोई चीज लेके बाजार में जाता है कि मैंने उगाया है, खरीद लो, तो बेचना बड़ा कठिन, क्योंकि किसान खेतों में कम हारता है, बाजार में हारता है ज्यादा। तो मुझे लगा कि हम बाजार में न हारें, वो सारे टूल्स, वो सारे हथियार पहले हम तैयार करें, उसके बाद हम उत्पादन करें। जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पे अगर देखा जाए तो कोई भी एक शॉर्ट वे नहीं होता है सफलता का, जैसे कि आपने बताया। लेकिन जिस तरह से आपकी मेहनत है और उस मेहनत का नतीजा ये है कि अगर आयुर्वेदिक पौधों की बात की जाए, निर्यात की बात की जाए, तो भारत उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसे में आपने हर्बल और औषधीय खेती को ही क्यों चुना? देखिए, हर्बल और औषधि जो पौधे हैं, इनकी डिमांड दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम अगर 40 साल पहले देखें तो केवल साबुन या कुछ शैम्पू हमको हर्बल दिखता था जी। आज हम देखें कि बाथरूम से लेके हर्बल दवाइयों में, फूड सप्लीमेंट में, क्रीम में, तेल में, यहाँ तक कि कपड़े को रंगने के रंग में, हर चीज में हर्बल आ चुका है। और ये ग्लोबल डिमांड जो है 16% की दर से बढ़ रही है। इतना विशाल बाजार है। हर्बल को मैं थोड़ा और स्पष्ट करूंगा, बोटेनिकल्स। हाँ। तो जो रासायनिक या सिंथेटिक दवाइयों के या सिंथेटिक केमिकल के दुष्प्रभाव हुए, उसके कारण पूरा का पूरा विश्व का जो समुदाय है बोटेनिकल की ओर अग्रसर हुआ। तो यहाँ भारत के लिए मैं बड़ी संभावना देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास 16 क्लाइमेटिक जोन है और करीब 4600 वनस्पतियां हैं, बायोडायवर्सिटी है। तो हम हर विश्व बाजार की जरूरत की हर जड़ी बूटी उगा सकते हैं। और हर्बल ही क्यों? क्योंकि धान, गेहूं, तेल
तिलहन, दलहन, गन्ना कुछ भी उगा लो, 50-60 रुपया किलो से ऊपर किसी का भाव नहीं। और इसमें भी पौधे का कोई एक भाग बिकता है, या तो फल बिकेगा, या बीज बिकेगा, या जड़ बिकेगी आलू की। तो हमने हर्बल में देखा कि अधिकांश हर्बल में पौधे का पूरा भाग बिकता है, और जहां जी जी, यहाँ पर राजाराम त्रिपाठी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से हर्बल खेती के तौर पर उन्होंने एक नया मकाम हासिल किया है, एक नए आयाम यहाँ पर खेती को लेकर निर्धारित किए हैं, वो सच में काबिले तारीफ हैं। और खासतौर पर अगर देखा जाए जिस तरह से काम किया गया है, खासतौर पर बस्तर पे, डॉक्टर राजाराम जी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो उन आदिवासी परिवारों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, उनको घर को चलाने के लिए एक बड़ी भूमिका है आपका ये योगदान। तो बस्तर ही क्यों? एक नक्सलवादी पूरा इलाका है, वो खतरा एक अलग से रहता है, फिर बस्तर को ही कर्म भूमि क्यों चुना? देखिए, इसका पहला कारण तो ये है कि मैं बस्तर में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा, और मेरा ये शरीर बस्तर के हवा अन्न जल से बना। दूसरा, मैंने जड़ी बूटियों का जो प्राथमिक ज्ञान प्राप्त किया मेरे आदिवासी मित्रों से, बचपन में जंगलों में खेलते खेलते सीखा। मेरे पहले गुरु वही। तीसरा, बस्तर जो है, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में रहा है। आप जानते हैं बस्तर से अच्छी खबरें बहुत कम आती जी। और मुझे लगा कि यहाँ के युवाओं के लिए कोई ऐसा विकल्प हो कि उन्हें बंदूक न थामनी पड़े और उनको आकर्षित कर सके, ऐसा कोई उद्यम होना चाहिए। तो ये 3 कारण हुए। और रहा सवाल आदिवासी परिवारों का, तो ये मेरे ही परिवार है। 300, 400 या 22,000, मुझे कभी नहीं लगा कि ये अलग अलग परिवार है। और हमारी सफलता के मूल मंत्र भी ये है कि हमारा परिवार बहुत, तो मुझे कभी कोई ऐसी भावना ही नहीं लगी कि हम कहीं अलग हैं। और मैं बस्तर के बारे में हमेशा कहता हूं कि बस्तर ये समझ लीजिए कि अद्भुत है। अगर आप भारत के निवासी हैं या विश्व के निवासी हैं, अगर आप बस्तर नहीं देखे तो आपने मानवता का विकास का वो चरण ही नहीं देखा। यानी कि अद्भुत है बस्तर। बिल्कुल, यानी कि बस्तर को देखना बहुत जरूरी है। भारत भी घूमिए लेकिन बस्तर जरूर पहुंचिए। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है यहाँ पे, राजाराम जी कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे अगर नहीं तो फिर हल चलाना पड़ सकता है। और आपने तो इस कहावत को ही बिल्कुल उलट कर दिया है, एकदम उल्टा उदाहरण सबके सामने रखा है। आपने हल चढ़ाया, पढ़ाई की डॉक्टरेट की उपाधि आपने ली है। प्रियंका जी, मैं आपने जो कहावत पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नहीं तो हल चलाना पड़ेगा, इस कहावत से भी एक पुरानी कहावत बताऊंगा। उत्तम खेती मध्यम बात जी, अधम चाकरी भीख निदाने, कहते थे हमारे पूर्वज। खेती को हमेशा उत्तम का दर्जा दिया जाता था, अन्नदाता का दर्जा किसान को दिया गया है। बिल्कुल। और कोरोना काल में तो हम महसूस कर रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक दूध और प्रोटीन, अच्छा भोजन कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है खेती, मैं हमेशा कहता हूं, अगर 5 एकड़ जमीन है तो आप डिप्टी कलेक्टर बनने की मत सोचिए जी, आप उससे ज्यादा कमाएंगे। आप आके देखो कैसे हम कमा सकते हैं, और केवल अपने देश से नहीं, विदेशी मुद्रा भी हम ला सकते हैं। और हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। ग्लोबल जो इकोनॉमिक केक है उसका बड़ा हिस्सा उस केक का भारत को मिल सकता है, और वो खेती और केवल खेती के जरिए मिल सकता है। मुझे इस पे एक अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण भी इस पे भरोसा है। बिल्कुल। और एक तरह से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मुहिम भी आपने शुरू की हुई है, क्योंकि अगर युवाओं को देखा जाए या मजबूरी में ही सही, कई लोग हैं जो कि अपनी जमीन को छोड़कर दूर चले जाते हैं। ऐसे में आपने लोगों को उनकी जमीन से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का अपने एक आइडियल होता है, एक प्रेरणा स्रोत होता है। तो आपको ये जो उपाय आया, ये जो आइडिया आया हर्बल खेती करने का या खेती से जुड़ने का, जमीन से जुड़ने का, कोई आइडियल है क्या आपकी नजर में जिसको आपने एक तरह से उनका अनुसरण करने की कोशिश की? देखिए, मेरे आइडियल मेरे दादा शंभुदत्त तिवारी जी थे। जब हम लोग सब काफी पढ़ के नौकरियों में लग रहे थे तो तब भी वो कहते थे
जब मुझे लगता था कि मेरे दादाजी पिछड़े किसान हैं, मैं उन्हें कहता था आप यूरिया डीएपी क्यों नहीं डालते, गोबर की खाद क्यों करते थे, तो देखता था जैविक खेती पे उनका अटूट विश्वास था। मेरे पढ़ाई के ज्ञान को वो हंसी में उड़ाते थे और कहते थे कि ये जो चीज है तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही है, आगे समझ में आएगी। तो मेहनत, ईमानदारी और खेती और प्रकृति से जुड़ाव, ये सारी चीजें मैंने दादाजी से सीखी। और बाकी हमारे आदिवासी जो हमारे घर में काम करते थे, तो एक आदिवासी बुजुर्ग नौकर थे लखनऊ, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनको मैं आइडियल मानता हूँ। भले वो हमारे यहाँ काम करते थे, नौकर थे, खेती का काम करते थे, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आदिवासियों का भोलापन, ईमानदारी और जो दिल में है वो बोलना, जो कि आजकल दुर्लभ होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इनसे जो मैंने गुण थोड़े बहुत भी मुझे मिले, उन्होंने मुझे बड़ी मदद की इस संघर्ष यात्रा में। बिल्कुल। और अगर बस्तर जैसे क्षेत्र की अगर बात की जाए, वैसे तो आपने जैसा कि बताया कि एक बार बस्तर जरूर घूमना चाहिए और कभी मौका मिले तो वहां पर जाना भी चाहिए, लेकिन बस्तर में जिस तरह से नक्सलवाद रहा है, एक खतरा लोगों ने महसूस किया और कई बार हमने देखा कि बस्तर को जो लोग छोड़कर गए वो कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो एक प्रभाव है या फिर खतरा है या एक डर आप कह लीजिए, उसकी वजह से भी छोड़कर गए। तो ऐसे में आपने इससे कैसे डील किया कि इस खतरे को एक तरफ करते हुए आपने पूरा फोकस खेती पे रखा है और आदिवासियों के लिए बाकी और क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके पास? देखिए, मेरी जिंदगी खुली किताब रही है। मैं यहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, अच्छी खासी नौकरियां छोड़ के खेती में उतरा। तो चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे सरकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबने देखा कि इस व्यक्ति को खेती सीतर और किसी चीज में कोई रुचि नहीं। और यही कारण है, चाहे नक्सलाइटों का भी एक गुप्तचर तंत्र होता है, हाँ, और पुलिस का भी होता है, राज्य का भी होता है, सबने देखा कि हम लोगों का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देख रहे, केवल खेती और खेती से किसानों, युवाओं और आदिवासी परिवारों की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से को लेके बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अगर हम काम में लगे हुए, तो मुझे लगता है कि जो जटिलताएं हैं, क्योंकि चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट हो, चाहे कोई भी मूवमेंट हो, इनके पीछे कई तरह की राजनीतिक जटिलताएं होती जी, जो जिसके विस्तार में ना मैं कभी गया हूं, ना जाना चाहूँ। बिल्कुल। लेकिन आपके बारे में अगर देखा जाए तो आप एक किसान भी हैं और उसके साथ साथ आप एडिटर भी हैं, देश विदेश की आप यात्राएं भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं और इसके अलावा हर्बल और औषधीय जो एक पूरा उत्पादन है उसमें भी आपकी एक बड़ी भूमिका है। इतना कुछ कैसे मैनेज करते हैं आप? कोई खास फॉर्मूला है क्या इसका? मेरा मानना यह है कि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है जी, और जब आप केवल अपने लिए नहीं कर रहे होते, तो आपको ऊर्जा मिलती है। और मुझसे बड़े बड़े काम कितने सारे लोगों ने पहले किया हुआ है, तो मैं तो अपनी उनकी तुलना में कहीं नहीं पाता हूँ। तो मैं देखता हूँ एपीजे कलाम की ओर देखता हूँ, स्टीफन हॉकिंग की ओर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तो हमारी यात्रा भी आधे बीच में भी नहीं पहुंची है। यानी कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और चाहे फिर एक देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र हो या खेती हो, हर जगह बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने सारे अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जो लोग खेती को और जमीन को दरकिनार करके शहरों का रुख कर लेते हैं और वहां पर एक तरह से चाहे कोई भी व्यवसाय हो उसे अपनाते हैं, लेकिन खेती को नजरअंदाज करना कितनी बड़ी भूल है, उसकी जीती जागती मिसाल है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। उनसे सीखने की जरूरत है, उनसे ये आइडियाज लेने की जरूरत है।